जैसा कि हमने चैप्टर 1 में देखा था, एक तुषार करके एक बंदा है जो कैरेक्टर बिल्डिंग जो समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें इतना ज़रूरी नहीं है इन्हें समझना, तो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। द अर्लियर पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव, मतलब वो क्यों मूव किए, क्यों उन्हें एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। जैसे जो शिकारी हुआ करते थे, हंटर गैदरर्स, उन्हें मूव होना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि वो एक जगह टिक के शिकार किए। उन्होंने वहाँ के जो लोकल एनिमल थे उन्हें पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर दिया और जगह में उस पर्टिकुलर जगह में कुछ खाने के लिए नहीं बचा, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए। एक तो इस कारण से। दूसरा कारण ये है, एनिमल मूव करते थे, जिस तरीके से उनका जो शिकार है अगर वही मूव कर रहा है तो वो वहाँ रह के क्या करेंगे, जहाँ उनका शिकार गया वहाँ वो चले गए। तीसरा तरीका ये था कि जो प्लांट है, ट्री हैं, अलग अलग सीज़न में अलग अलग जगह उगते हैं, तो एक सीज़न में एक जगह कोई प्लांट उग रहा है तो वो बाकी के 2 सीज़न 3 सीज़न में वहाँ नहीं रहेगा, तो वो सीज़न वाइज भी मूवमेंट करते थे। जो चौथा जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वाटर अवेलेबिलिटी, जहाँ पानी मिलेगा वहाँ लोग रहेंगे। अब हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम कैसे पता लगाते हैं इन लोगों के बारे में। हमें कुछ औज़ार मिले हैं, जैसे ये है कि एक खुरपी जैसा एक पत्थर को शेप देके उसको खुरपी की तरह इस्तेमाल किया गया, तो हम ये जान सकते हैं कि ये खेती किसानी करने वाले लोग थे। एक औज़ार हमें इस तरीके से मिला, एक पॉइंटेड शेप वाला, जो लेदर को, चमड़े को छेद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो वो हम मान सकते हैं कि वो हंटर गैदरर थे। इस तरीके से औज़ारों से हम पता लगा सकते हैं कि लोग क्या किया करते थे। अब लोगों ने एक जगह को इस्तेमाल किया, क्यों किया उसे रहने के लिए इस्तेमाल, ये जानना ज़रूरी है। जैसे हंटर गैदरर है, जहाँ पे ज़्यादा अच्छा शिकार मिलेगा वो वहीं रहेंगे। ये मैप बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमें पता चलता है कौन सी साइट्स हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये मैप्स को बहुत अच्छे से देखें, ये बहुत ज़रूरी होती है प्रिपरेशन के टाइम पे। हम आगे बढ़ते हैं। रॉक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में एक आर्ट एंड कल्चर में एक बहुत बड़ा ये टॉपिक है, एक सिलेबस का हिस्सा मान सकते हैं रॉक पेंटिंग। जैसा कि एक भीमबेटका नाम की जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे हम बहुत पुरानी, बहुत जो ओल्डेस्ट जो रॉक पेंटिंग है वो मिलती है। रॉक पेंटिंग से हमें पता चलता है कि उस समय के लोग क्या किया करते थे। जैसे ये एक पेंटिंग है जिसमें एक इंसान एक जानवर के पीछे भाग रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि या तो ये इसका शिकार कर रहा है या तो ये इसे पाल रहा है। तो पाल के जब चारे के लिए ले जाया जाता है तब भी ऐसा हो सकता है। तो इन रॉक पेंटिंग से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। ये कुछ पुराने एग्जाम्पल है रॉक पेंटिंग यहाँ की हुई है, समय के साथ ये धुंधले हो गए फिर भी आज भी दिखाई देते हैं। फाइंडिंग अबाउट फायर, 2 चीज़ें इतिहास में बहुत इम्पॉर्टेंट है, फायर और व्हील। इनकी वजह से एक ट्रमेंडस डेवलपमेंट हुआ। एक तो आग की वजह से लोगों ने एक तो पकाना शुरू किया, खाना पकाना शुरू किया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई। दूसरा, एनिमल्स को भगाना शुरू किया। जैसे जो जंगली जानवर होते थे रात में जो शिकार के लिए निकलते थे, इंसानों को भी उनसे डर था, तो आग जला के उन्हें भगाया करते थे। दूसरा जो व्हील होता है, व्हील से लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया, जो भारी चीज़ें हैं उनका मूवमेंट शुरू हुआ। पहले तो इंसान जितना उठा सकता था उतना ही ले जा सकता था। जैसे व्हील का एक खोज नहीं बोल सकते, उन्होंने देख लिया कि चक्के का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेम्स एंड डेट। जैसे 3 एरा माने जाते हैं, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और न्यूलिथिक। न्यू मतलब सबसे नया, मीसो मतलब मिडल का, बीच का, पैलियोलिथिक मतलब बहुत पुराना। पैलियोलिथिक को हम 2 मिलियन साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक का पीरियड मान सकते हैं। एक रफ़ आइडिया होता है, एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं है। फिर हम जो मीसोलिथिक है वो 12,000 से लेके 10,000 साल के बीच के पीरियड को मानते हैं। जो न्यूलिथिक है वो
10,000 साल से लेके आज तक के पीरियड को माना जाता है। चेंज इन एनवायरनमेंट, जब एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए, जब मीसोलिथिक पीरियड ख़त्म होने आया 12,000 साल पहले, कुछ एनवायरनमेंट में चेंज आए, कुछ गर्मी सी आई। जैसे पहले तो एक आइस एज चल रहा था, तो जैसे वार्म अप हुआ एनवायरनमेंट, गर्मी आई, तो लोगों ने अलग तरीके का एक कल्चर शुरू किया। खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ बदल जाता है। जैसे गर्मी और सर्दी, जब मौसम चेंज होता है तो आप सब जानते ही हैं। अब बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, जैसे शुरुआती दौर पर इंसान शिकार पे ही डिपेंड करता था, वो 100% शिकार, क्योंकि उन्हें खेती किसानी के बारे में पता ही नहीं था, ना उन्हें जानवरों को पालना उन्हें पता था, ना जो बीज, उन्हें बीज का भी मतलब नहीं पता था कि हम बीज बो देंगे तो वो उगेगा फिर हम काटेंगे। तो पहले वो सिर्फ शिकार पे डिपेंडेंट थे। धीरे धीरे समय जैसे आगे बढ़ता गया, मौसम बदलता गया, लोगों की ज़रूरतें बदलती गईं, तो उन्होंने फार्मिंग और हर्डिंग शुरू कर दी। डोमेस्टिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हुआ। जब लोगों ने फार्मिंग शुरू कर दी तो फार्मिंग में जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो फार्मिंग में जैसे जैसे जिस तरीके से जानवरों का इस्तेमाल करना इंसान ने सीखा, उस तरीके से उनको पालना शुरू कर दिया। यहाँ पे इस पैराग्राफ में इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, जैसे खेती किसानी शुरू हुई तो एक नए तरीके का जीवन शुरू हो गया इंसान का। स्टोरिंग एनिमल, एनिमल को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। या तो उनसे एक मेहनत वाला काम लेना, जैसे एक बैल को हम हल चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय से हमें दूध मिलता है, पौष्टिकता मिलती है। और एक और तरीका था, जब मौसम बहुत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, खेती बर्बाद हो गई, तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता था, तो ये इन्हीं एनिमल को उस ज़माने में खाया करते थे। तो इसीलिए उसे स्टोर्ड फूड कहा गया। एक जमा किया हुआ खाना है कि वो खुद से सरवाइव करता रहेगा, ज़रूरत पड़ने पे इंसान उन्हें एज ए फूड भी कंज्यूम कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि सबसे पहले फार्मिंग कहाँ शुरू हुई? हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि हमें कुछ प्रेजेंट डे कश्मीर के आसपास कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि वहाँ पे सबसे पहले फार्मिंग शुरू करी गई। एनिमल बोन्स और कुछ एविडेंस ऐसे मिले साइंटिस्ट को कि उन्होंने ऐसा कुछ कंक्लूजन निकाला कि कश्मीर के आसपास या नॉर्थ ईस्ट में, या फिर खैरार हिल्स जो हमने पहले मैप में देखा था पाकिस्तान के आसपास, उस एरिया में कहीं कहीं ना कहीं खेती किसानी सबसे पहले शुरुआत की गई। टूवर्ड द सेटल्ड लाइफ, जैसे लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया, एक पर्टिकुलर ज़मीन में खेती करते गए, तो एक जगह अगर रहना हो तो लोगों ने वहाँ घर बनाना शुरू किया। पहले छोटे घर, फिर बड़े घर, धीरे 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 करके वहाँ लोग सेटल हो गए। जिस तरीके से छोटे हट बने, फिर उसको धीरे धीरे हाउस की तरफ बना लिया गया। थोड़े पिट हाउस जैसे सबूत मिलते हैं प्रेजेंट डे कश्मीर में आज के समय। फिर से ये जो औज़ार हैं, ये बहुत पुराने औज़ार हैं, जो जब इंसान ने मेटल की खोज नहीं की थी, तब ऐसे पत्थरों को ही तोड़ तोड़ के वो औज़ार की तरह इस्तेमाल किया करते। फिर ऐसे पॉट्स भी मिलते हैं जो पकी हुई मिट्टी से बने हुए हैं, जो आज भी बहुत अच्छी पोजीशन में हमें मिले हैं। अब मेहरगढ़ में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि लोगों ने आफ्टर लाइफ के बारे में कुछ सोच रखा था। उनके मन में विचार थे कि मरने के बाद भी इंसान ज़िंदा रहता है, मतलब या लौट के आता है, तो हमें जब वो लौट के आता है तो उसके लिए हमें कुछ खाने के लिए कुछ उसका सामान रखना चाहिए। तो मेहरगढ़ में जो बरियल साइट्स हैं, वहाँ पे हमें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं कि जो लाश है उसके साथ कुछ उसका सामान और कुछ खाने पीने की चीज़ें दफनाई गई हैं। तो इससे इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि हाँ, हो सकता है कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव किया करते थे। जैसे यहाँ पे एक एक्सरे वाला फ़ोटो है कि इंसान की लाश के साथ कुछ बकरियों को भी डाला गया है। तो यही मेहरगढ़ में ही ये साइट मिली हुई है। तो इनसे साफ साफ पता चलता है कि उसके खाने के लिए ही रखा गया था। तो आफ्टर लाइफ जैसे वो वापस आएगा मरने के बाद, तो ये ऐसे सामान, मतलब इसे खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो आफ्टर लाइफ वाला बिलीफ।
ये फ्रांस में कुछ केव पेंटिंग मिली है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की केव पेंटिंग मिली है। तो वो जो डेवलपमेंट था इंसानों का, वो हर जगह समान रूप से चल रहा था, कुछ अलग तरीके से चल रहा था। चलिए, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमें इतिहास के बारे में। चलिए अब चैप्टर 3 में चलते हैं।